अगर इस साबूदाना खिचड़ी को कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ बनाया जाए तो साबूदाना खिचड़ी खिली खिली सी बनेगी। तो शुरू करें। हमें सबसे पहले साबूदाना को भिगोना होगा। तो मैं यहाँ पर 1 कप जितने साबूदाना ले रही हूँ और अब हम इन साबूदाना को सबसे पहले वॉश कर लेंगे। तो वॉश करने के लिए हम इन साबूदाना को कुछ इस तरह से मसल के इनके अंदर जो लगा हुआ पाउडर या जो स्टार्च है वो निकालेंगे। साबूदाना को इस तरह से वॉश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ऊपर पाउडर आ गया है, ये एक तरह का स्टार्च होता है। अगर हम ये वाली चीज़, ये पाउडर है जो इसे क्लीन नहीं करते हैं तो होता क्या है, साबूदाना जब भीग जाते हैं तो एक दूसरे को चिपक जाते हैं। ये वाली प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम साबूदाना को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लें। तो मैं इसे एक बार 3-4 पानी से इसे और वॉश कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर साबूदाना को वॉश करने के बाद पानी कितना क्लीन हो गया है। तो अभी मैं ये वाला पानी है उसे भी एक बार निकाल देती हूँ, उसके बाद हम साबूदाना को भिगोएंगे। साबूदाना अच्छे से वॉश हो गए हैं तो आइए अब इन्हें भिगो लेते हैं। तो भिगोने के लिए मैं यहाँ पर इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, पर पानी हम इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे कि हमारे साबूदाना ऊपर तक भीग जाए। मैंने यहाँ पर पानी डाला है साबूदाना के नीचे नीचे तक। आप देख सकते हैं ऊपर पानी नहीं आया है, तो अभी मैंने इतना ही पानी डाला है। ज़रूरत होगी तो मैं इसके अंदर हाफ एन आवर बाद थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी। तो अभी मैं इसे हाफ एन आवर के लिए एक बार ढककर छोड़ देती हूँ। साबूदाना को रखते हुए करीब हाफ एन आवर हो गया है और आप देख सकते हैं साबूदाना काफ़ी फूल गए हैं, पर ये अभी पूरी तरह से फूले नहीं है, पूरी तरह से भीगे भी नहीं है। तो अभी के लिए मैं इसके ऊपर 3 से 4 चम्मच जितना पानी और डाल देती हूँ और इन्हें अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अब इन साबूदाना को मैं करीब 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दूंगी और ज़रूरत लगी तो बीच बीच में इसको मिक्स करके फिर से हमें इसी तरह से 1-2 चम्मच जितना पानी और डाल दूंगी। तो अभी के लिए मैं इस साबूदाना को अच्छे से भीग जाने देती हूँ। साबूदाना को भिगोते हुए करीब 5 से 6 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं साबूदाने की साइज भी डबल हो गई है और उसी के साथ जब हम इसे प्रेस कर रहे हैं तो कोई गुठली नहीं जम रही है। इसका मतलब हमारा साबूदाना बहुत ही अच्छे से भीग गया है। तो बस अब यहाँ पर हमारा साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए तैयार है। तो आइए जल्दी से तैयार कर लेते हैं साबूदाना खिचड़ी को। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक उबला हुआ आलू है जिसके मैंने यहाँ पर टुकड़े कर लिए हैं, उसी के साथ 1/4 कप जितनी यहाँ पर मैं ये मूंगफली ले रही हूँ। साथ ही में 1 टेबलस्पून जितना मूंगफली का पाउडर है उसे भी ले लिया है। एक बड़ी हरी मिर्ची थी जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। 1 इंच अदरक का टुकड़ा था जिसे बारीक कट कर लिया है। 6 से 8 करी लीव्स ले लिए हैं। उसी के साथ 1 टीस्पून जितना यहाँ पर मैं जीरा ले रही हूँ। साथ ही में 1 टीस्पून जितना यहाँ पर मैंने ये सौंफ ले ली है। थोड़ा सा कुटी हुई मैंने यहाँ पर ये काली मिर्च ले ली है। साथ ही में 1 लाल मिर्च होती है जिसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पर नींबू का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर मैं कैश्यू नट्स और किशमिश का यूज़ कर रही हूँ। आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर ये डालने से हमारी जो साबूदाना खिचड़ी है वो थोड़ी सी रिच लगती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है किशमिश की वजह से। उसी के साथ ये खिचड़ी हम घी में तैयार करेंगे। तो आइए जल्दी से खिचड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 1 टीस्पून जितना घी डाल रही हूँ और ये जो मेरे पास यहाँ पर मूंगफली है उन्हें एक बार पहले रोस्ट कर लूंगी। इन्हें हमें सिर्फ तब तक रोस्ट करना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और उसी के साथ ये थोड़ी सी क्रंची सी हो जाए। मूंगफली का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, ये पूरी की पूरी रोस्ट हो जाए उसके पहले मैं इसके अंदर ये जो मेरे पास कैश्यू नट्स है उन्हें भी डाल देती हूँ एक बार। अगर मैं कैश्यू नट्स पहले डाल देती तो ये ज़्यादा रोस्ट हो जाते हैं, क्योंकि कैश्यू नट्स बड़ी जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। तो काजू और मूंगफली बराबर लेवल पे यहाँ पर रोस्ट हो गए हैं, तो इन्हें एक बार पैन से बाहर निकाल लेती हूँ मैं। तो अब मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना घी डाल रही हूँ और उसके अंदर यहाँ पर मैंने ये जो बॉइल्ड पोटैटो है वो डाल दिए हैं।
इसे हम हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं जिससे ये थोड़े से क्रंची से हो जाए। तो आलू यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन्हीं आलू को थोड़ा सा कढ़ाई में साइड पे कर देती हूँ। बाकी चीज़ों का तड़का जो है वो हम इसी घी के अंदर लगा लेंगे। आप चाहो तो आलू को बाहर भी निकाल सकते हो, पर होता ये है कि फिर हमें और ज़्यादा घी ऐड करना पड़ेगा। तो अभी मैं इस आलू को पैन में ही रहने दूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो जीरा है वो डाल देती हूँ और इन्हें अच्छे से क्रैकल हो जाने देते हैं एक बार। तो जीरा क्रैकल हो गया है तो उसी के साथ ये जो सौंफ है वो डाल दी है मैंने। तो सौंफ भी क्रैकल होने लगी है, आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी। इसी टाइम पर मैं यहाँ पर ये अदरक है मेरे पास वो डाल देती हूँ। तो अदरक भी अच्छे से भून गई है। तो इसी टाइम पर मैंने यहाँ पर ये हरी मिर्च है उसे भी डाल दिया है। तो अदरक के साथ साथ हरी मिर्च भी बहुत अच्छे से भून गई है। और यहाँ पर जो थोड़ा सा घी निकल आया है उसके अंदर मैं ये कड़ी पत्ता और उसी के साथ लाल मिर्च और डाल दी है मैंने। तो कड़ी पत्ता और लाल मिर्च भी अच्छे से भून गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये हार्ड हो गए हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेते हैं हम। और उसी के साथ ये जो हमारे आलू थे बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब ये हमारी जो खिचड़ी बनेगी उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये साबूदाना मेरे पास है उसके अंदर मेरे पास मूंगफली का पाउडर था वो मैंने डाल दिया है और इसे एक बार रफली मिक्स कर लेती हूँ। इससे एक फ़ायदा हो सकता है कि अगर कहीं पानी होता है, हल्का सा भी मॉइस्चर होता है, तो हमारी जो मूंगफली का पाउडर है वो इसे सोख लेता है और जिसकी वजह से जो हमारे साबूदाना खिचड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा खिली खिली सी बनती है। वैसे ये दाने हमारे खिले खिले से ही है, आप देख सकते हैं इसे। पर इस तरह से मूंगफली डालकर इसे मिक्स कर लेने से हमारे जो साबूदाना है वो और भी ज़्यादा खिल जाते हैं, इसका मॉइस्चर उड़ जाता है। उसी के साथ ये जो कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर है वो भी डाल दिया है। अगर आपकी हरी मिर्च ज़्यादा तीखी है तो आप ये स्किप कर सकते हैं, पर मेरी हरी मिर्च है वो ज़्यादा तीखी नहीं है तो इसलिए मैंने अभी डाला हुआ है इसे। और इसे हम कांस्टेंट अभी चलाते रहेंगे, हमें इसे गैस पर छोड़ नहीं देना है, कढ़ाई में ऐसे छोड़ नहीं देना है कि ये पक जाएगा। तो इसे हम कांस्टेंट स्टर करते रहेंगे इस तरह से और साबूदाने का ट्रांसपेरेंट हो जाने का वेट करेंगे। अगर साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो समझ जाइए कि आपका साबूदाना पक गया है। तो आपको वेट करना है तब तक जब तक कि हमारे साबूदाना ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। इसी के साथ ये फलाहारी खिचड़ी है, ये व्रत वाली खिचड़ी है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक और डाल देती हूँ। और इसे हम कांस्टेंट स्टर करते रहेंगे। तो साबूदाना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, खिचड़ी हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। तो जल्दी से इसे सर्व कर देते हैं। पर सर्व करने से पहले मैं यहाँ पर ये जो मूंगफली और काजू हमने रोस्ट किए थे वो डाल रही हूँ एक बार। उसी के साथ ये किशमिश है वो भी डाल रही हूँ और लास्ट में एक नींबू का रस है वो डाल दिया है मैंने। और अब मैं एक गैस टर्न ऑफ कर देती हूँ और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। गैस टर्न ऑफ करने के बाद यहाँ पर मैं मेरे पास ये जो बारीक कटा हुआ धनिया है वो डाल रही हूँ। जब बारीक कटा हुआ धनिया अगर हम डालते हैं और गैस ऑन होती है तो जो धनिया है वो थोड़ा सा काला पड़ जाता है। तो यहाँ पर खिचड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं दाना खिला खिला है, एक एक दाना खिला है और बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। कहने को खिचड़ी है पर खिचड़ी के जैसे नहीं बनी है, ये जो मिक्स हो जाती है दाल के साथ चावल वैसे नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से इस खिचड़ी को बनाइए। आइए जल्दी से सर्व कर लेते हैं इसे। तो लीजिए रेडी है हमारी व्रत वाली फलाहारी खिली खिली साबूदाना खिचड़ी।
साबूदाना अलग अलग से हुआ है। तो इसी ट्रिक्स एंड ट्रिप के साथ बनाइए इसे। लास्ट में इसे गार्निश कर रही हूँ मैं थोड़े से हरे धनिए की पत्ती के साथ, और उसी के साथ थोड़े से इसके ऊपर मैं अनार के दाने और डाल रही हूँ। तो बनाइए इसे और एंजॉय जरूर कीजिए। Please like, share and subscribe my channel.